हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की क्लास आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों आज की वीडियो हम देखेंगे भारत के भूगोल से यानी कि ज्योग्राफी से टॉप ऐसे प्रश्न जो कि आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों मैंने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों हमारी क्लास पर एसएससी जीडी की काफ़ी ज़्यादा सीरीज चल रही है, जाकर उनको ज्वाइन कीजिए। साथियों हिंदी की अलग चल रही है और आपकी जीके जीएस की अलग चल रही है, ज्योग्राफी की अलग चल रही है और हिंदी की अलग चली रही। जाके साथियों उनको ज्वाइन कीजिए। चलिए साथियों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए साथियों मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों जिनको इंग्लिश आती है वहाँ से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो सबके लिए हिंदी पढ़ाऊंगा। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन डी, शिलांग चोटी। साथियों शिलांग ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहते हो इंग्लिश में पढ़ाएं तो साथियों इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे, आप कमेंट करके बताना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है शिलांग चोटी। साथियों मेघालय की बात हुई है तो मेघालय के बारे में और कुछ जान लेते हैं। मेघालय पूर्ण राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। यहाँ मुख्य खासी, जैंतिया, गारो आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग है जिसकी कुल ऊंचाई 1966 मीटर की है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए साथियों अराक। अराक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अराक ये साथियों हिमाचल पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है अराक घाटी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यह घाटी पूर्व घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान रहा है। साथियों ये यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। तो साथियों अराकी घाटी कहाँ होगी, आपका आंध्र प्रदेश में हो गई। आंध्र प्रदेश में होगी, विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है इसका। और इसकी पूर्वी घाटी साथियों पूर्वी घाटी घाट पर स्थित है और इसमें साथियों बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बताइए साथियों भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो बताइए साथियों कितने हैं। हाउ मैनी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। बताइए साथियों कितने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी साथियों 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18। चलिए इनके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए हैं। ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। इन 18 बायोस्फीयर में से 9 को यूनेस्को के बायोस्फीयर में सूची में शामिल किया गया है। साथियों टोटल आपके 18 बायोस्फीयर हैं और ये किसकी रक्षा करते, किसके लिए बनाए गए हैं साथियों, तो ये जीव जंतुओं की प्राकृतिक रक्षा के लिए साथियों ने बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। बताइए साथियों भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों चौथे का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, तो साथियों आपका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस खूबसूरत शहर को
कुतुबुस्शाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुबुस्शाह ने अपनी प्रेमिका भगवती को उपहार भेंट किया था। हैदराबाद को निज़ाम का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर फलकनुमा पैलेस का घर है। साथियों, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। हैदराबाद को निज़ाम का शहर भी कहा जाता है और आपको यहाँ पर हैदराबाद को मोतियों का भी शहर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये टॉपिक, आपके काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, जो मयूर गुड़ है इसको हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया है, ये मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों केरल राज्य में स्थित है। किसमें? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। यह केरल राज्य में स्थित है। साथियों 8 मार्च 2019 को मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला था। साथियों 8 मार्च, आपको याद रखना है, 8 मार्च 2019 को साथियों मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला था, 8 मार्च 2019 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान का उच्च बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, डैश चोटी पर है। बताइए साथियों, जो उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु है साथियों, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर, तो साथियों किस चोटी में स्थित है? बताइए साथियों, किस चोटी में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सैडल में। साथियों ये सैडल की चोटी पर स्थित है। सैडल आपको याद रखना है, और सैडल किसकी चोटी है आपको ये भी बताएंगे। चलिए साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देवमाली राजस्थान के अजमेर जिले का एक गांव है, जबकि काराहो शिवालिक श्रेणी में 467 मीटर ऊंची चोटी है। 467 मीटर ऊंची चोटी किसकी साथियों? कराहो की, जो हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। और इसकी फीट में बात करें साथियों तो 2402 फीट साथियों इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ ले आपके एग्जाम में पूछ ले कि सैंडल पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो साथियों मीटर में पूछे तो आपको यहाँ पर 732 मीटर बताना है। और आपसे पूछ ले सैंडल पर्वत की ऊंचाई कितने फीट है, तो आपको यहाँ पर 2402 फीट आपको लगाना है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपसे पूछ ले कराहो शिवालिक श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको लगाना है 467 मीटर। 467 मीटर आपको लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार साथियों आपका जो सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो 8 राज्यों में फैला हुआ है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचा है। 3000 मीटर से साथियों बहुत अधिक ऊंचा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी आपकी हो जाएगी अनाईमुड़ी साथियों, आपकी अनाईमुड़ी हो जाएगी। अनाईमुड़ी साथियों ये प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। चलिए अनाईमुड़ी की साथियों जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2695 मीटर की ऊंचाई है। यह केरल में अनाईमुड़ी चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल राज्य में आपको लगाना है। साथियों डोडा बेटा की बात करें तो डोडा बेटा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों में से सबसे छोटी है। यह चोटी समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। साथियों आपको लगाना है डोडा बेटा की साथियों
आपके ऑप्शन है डोडा बेटा। ये तो डोडा बेटा की फुल फॉर्म आपके सामने ये रही, इसकी पूरी जानकारी। भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपको आपसे पूछ ले कहाँ पर स्थित है, साथ ही आपको तमिलनाडु राज्य में लगाना है। और इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 2637 लगानी है। और आपसे पूछ ले तो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब चलिए साथ ही बात करते हैं महेंद्रगिरी की। भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर यानी कि 1501 मीटर और 4925 फीट ऊंचा पर्वत है। इस ऐतिहासिक पर्वत का रामायण में भी उल्लेख किया गया है। साथ ही जो महेंद्रगिरी पर्वत है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई साथियों मीटर में है 1501 मीटर और इसकी फीट में ऊंचाई है 4925 फीट साथियों। और इसका जो इतिहास है साथियों वो आपको रामायण में भी देखने के लिए मिलता है। अब नीलगिरी पर्वत की बात कर लेते हैं। नीलगिरी पर्वत यानी नीले पहाड़ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वत स्थल हैं जो इससे उपयुक्त पर्यटन में केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर की है। साथियों आपको याद रखना है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो आपकी डोडा बेटा हो जाएगी और इसकी ऊंचाई साथियों 2637 मीटर की हो जाएगी। और ये कहाँ पर है तो आपको लगाना है साथियों इसके कुछ हिस्सा भी आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी देखने के लिए मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ भारत में एक पर्वतमाला है, आपको याद रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी साथी डोडा बेटा हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, बताइए साथी किस लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, व्याघ्रों के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है। व्याघ्रों के लिए यानी कि टाइगर्स के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी हिल्स ब्लू माउंटेन्स के उत्तर पश्चिमी किनारे पर नीलगिरी जिले में भारत में तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य एक घोषित बाघ अभ्यारण्य भी है। यह केरल और कर्नाटक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथियों मधुमलाई जो नेशनल पार्क है वो आपका तमिलनाडु राज्य में है। और साथियों ये किस जिले में है तो भारत में तमिलनाडु हो गया आपका और कर्नाटक हो गया और केरल साथियों ये इससे अपनी सीमा को जो है साझा करता है तमिलनाडु। मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु हो गया साथियों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था, बताइए साथियों कौन सा पतन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों और नाहवा सेवा साथियों आपको याद रखना है। ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था नाहवा सेवा। चलिए अगला क्वेश्चन है सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था, बताइए साथियों किसने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अकबर ने साथियों ने स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था किसे, सम्राट मोहम्मद हुसैन कातिब कश्मीरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप कौन सा था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपका चोल है। चोल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था चोल। अगला क्वेश्चन से इसको साथियों इंपोर्टेंट से समझते हैं, इनका इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कदमाई कर एक प्रकार का भू राजस्व था जो किसान अपने जमींदार या राजा को चुकाते थे। चोल प्रशासन के दौरान लगभग 400 विभिन्न प्रकार के कर थे। बेटी को बेगार भी कहा जाता है और कदमई को भूराजस्व भी कहा जाता है। भूराजस्व और व्यापार कर चोल शासकों की आय का मुख्य स्रोत थे, आपको याद रखना है। बेटी बेगार भी कहा जाता है किसको, कदमाई का। अगला क्वेश्चन है
रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो बताइए साथियों किसकी बेटी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए आपका इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इंपोर्टेंट से समझते हैं इस क्वेश्चन को। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। आपको याद रखना है जो साथियों रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्र थी? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश की। और साथियों इसको किसकी तैयारी कराई थी? साथियों इसको युद्ध की तैयारी भी कराई गई थी। सेना का नेतृत्व करने के लिए इसको अभ्यास भी सिखाया गया था और इसकी जो जरूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। सही है साथियों, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? बताइए साथियों, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? जो साथियों तंजावुर में राजेश्वर मंदिर है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान शिव का मंदिर साथियों। ये भगवान शिव का मंदिर है और इसे तंजावुर का राजेश्वर का मंदिर साथियों ये भगवान शिव को समर्पित है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? वो बताइए साथियों कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट द्वारा साथियों हर्षचरित जो मानस है हर्षचरितम साथियों ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। वह अष्टाध्यायी की बात करें तो साथियों अष्टाध्यायी ये 2000 से अधिक वर्ष पहले लिखा गया। अष्टाध्यायी या मठ अध्याय विद्वान पढ़ने द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया। ये एक प्राचीन ग्रंथ है। साथियों आपसे पूछ ले अष्टाध्यायी एक प्राचीन ग्रंथ है हाँ या फिर ना, तो आपका ये अष्टाध्यायी एक प्राचीन ग्रंथ है। इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको याद रखना है पढ़ने के द्वारा इनको लिखा गया है। बात करते हैं साथियों अकबरनामा की। तो अकबरनामा साथियों अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासन का इतिहास 3 खंडों में है। उपर्युक्त कार्य के तीसरे खंड को ए अकबरी के रूप में जाना जाता है जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। अबुल फजल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य रुकात था जो अकबर और अन्य समकालीन राजकुमारी के पत्रों का संग्रह है। साथियों अकबरनामा जो लिखा गया था वो आपको लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। और साथियों ये अकबर का जो इतिहास है कितने खंडों में है? तो साथियों आपको याद रखना है 3 खंडों में है साथियों ये। और इसकी बात करते हैं अबुल फजल साथियों किसको रूप में जाना जाता था? तो नहीं जाना जाता था ए अकबरी के रूप में भी जाना जाता था। और साथियों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों मालमिगतरम की साथियों किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर आपका कालिदास ने इनको लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको लगाना है आगा खान महल साथियों आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगा खान पैलेस 1892 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वारा बनवाया गया था। साथियों आपसे पूछ ले आगा खान पैलेस किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको याद रखना है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वारा इसको बनवाया गया था। और पूछ ले आगा खान पैलेस के साथियों किस सन में इसकी
इस नींव रखी गई थी। तो आपको याद रखना है 1892 ईस्वी में साथियों इसकी जो है नींव रखी गई थी। और कहाँ पर रखी गई थी, तो महाराष्ट्र के पुणे में, जो महाराष्ट्र का साथियों पुणे जिला है, इसमें इसकी नींव रखी गई थी। चलिए आगा खान पैलेस क्यों प्रसिद्ध है साथियों, ये भी जान लेते हैं। आगा खान का जो पैलेस है वो क्यों और किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आगा खान पैलेस एक भव्य इमारत है। यह महल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके सचिव महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में काम करता था। वह स्थान भी है जहां कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी। तो साथियों आपको ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों यहाँ पर जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से साथियों ये काफ़ी ज़्यादा निकट जुड़ा हुआ था। यहाँ पर महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा, उनके सचिव महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, जिसे साथियों आगा खान का जो पैलेस था साथियों इसको जेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। और साथियों जो कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई थी यहाँ पर इनकी किस महल में मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रखना है आगा खान के पैलेस में इनकी मृत्यु हुई थी, महात्मा कस्तूरबा गांधी की और महादेव देसाई की। तो साथियों इम्पोर्टेंट रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, एक बार से आपको फिर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, बताइए साथियों। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 200 वर्षों तक। ब्रिटिश शासकों ने साथियों 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। आपको याद रखना है ये 2 से कटे होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, वो बताइए साथियों। जल राशि कौन सी है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि साथियों भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब बात करते हैं साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट से। तो चैनल भूभाग जिसे चैनल अलग करता है, चैनल जो साथियों चैनल है इसके भूभाग को चैनल से अलग करता है। और बात करते हैं साथियों ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल आपको निकोबार को इंडोनेशिया से दूर करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान निकोबार के बीच साथियों ये बीच में स्थित है। और 8 डिग्री चैनल की बात करें तो साथियों ये मालदीव मिनिकॉय के बीच स्थित है। और दक्कन का चैनल साथियों, दक्कन का चैनल दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा दक्कन का चैनल। साथियों ये कुछ पॉइंट है, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारिक भाषा निम्न में से क्या है। जो साथियों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है इसकी आधारिक भाषा कौन सी है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, मलयालम। साथियों मलयालम जो लक्षद्वीप की ये आधारिक भाषा है, मलयालम आपको याद रखना है। लक्षद्वीप की आधारिक भाषा क्या है, आपको याद रखना है मलयालम। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लेना इसको। लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल सतही क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर का है। आपको ये भी याद रखना है, आपको नोट करना है 32 वर्ग किलोमीटर। और साथियों लक्षद्वीप की जो राजधानी है साथियों, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाएगी। और यहाँ के प्रशासक साथियों प्रफुल्ल पटेल हैं। इसकी लक्षद्वीप की स्थापना साथियों 1956 ईस्वी में हुई थी। किसमें 1956 ईस्वी में आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों यहाँ की आधारिक भाषाएं इस प्रकार है, मलयालम, अंग्रेजी, अतः लक्षद्वीप की आधारिक भाषा मलयालम है। साथियों आपको याद रखना जो आधारिक भाषा है वो यहाँ की मलयालम हो जाएगी। और जो अन्य भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ पर अंग्रेजी भी बोली जाती है।
बात करते हैं साथियों सिंहला। जो सिंहला श्रीलंका में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। साथियों सिंहला जो भाषा है ये श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि उसकी भाषा ही मान लो जो श्रीलंका की भाषा हो जाए साथियों आपकी सिंहला हो जाएगी। अब बात करते हैं साथियों तमिल। ये तमिल भाषा होती है, कहाँ पर बोली जाती है? तो तमिल भाषा तमिलनाडु एवं पांडुचेरी की राजभाषा है। आपको ये भी नोट करना है। तमिल साथियों कहाँ की राजभाषा है? तो तमिल आपकी तमिलनाडु और पांडुचेरी की राजभाषा हो जाएगी तमिल। तथा साथ ही श्रीलंका सिंगापुर के अलावा अन्य देशों में भी बोली जाती है। साथियों ये तमिल जो भाषा है तमिलनाडु पांडिचेरी की जो राजभाषा हो जाएगी, और जो साथ में श्रीलंका और सिंगापुर के अलावा कई देशों में भी बोली जाती है तमिल भाषा। आपको ये भी नोट करना है। तो तमिल भाषा किसकी राजभाषा है? तो तमिलनाडु और पांडुचेरी की। और साथियों कहाँ बोली जाती है? श्रीलंका और सिंगापुर के अलावा और अदर राज्यों में भी बोली जाती है, हर देशों में। तो लक्षद्वीप की जो साथियों लक्षद्वीप की जो वो आधारिक भाषा क्या है? तो आपको याद रखना है मलयालम। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956। लक्षद्वीप के जो प्रशासक साथियों हाल ही में वो कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। और लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवारत्ती हो जाएगी। आपको ये भी याद रखना है। तो साथियों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं कि आई होप कि आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो साथियों तो सपोर्ट कर देना। सपोर्ट के साथ लाइक और कमेंट शेयर जो भी हो आप कर देना। आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। एसएससी जीडी के साथियों जो वैकेंसी है वो साथी जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है। तो साथियों आपको तैयारी भी आपको अपनी दुगनी कर देनी चाहिए। और साथियों अभी यूपी पुलिस की काफ़ी ज़्यादा खबरें वायरल हो रही हैं, तो मैंने भी उसकी एक वीडियो बनाई, जाके उसको देख लेना। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी वो। साथियों जो आपकी जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस की साथियों जो अभी नोटिस जारी हुआ है यूपी पुलिस का, तो उसमें 11 फरवरी यानी कि 11 फरवरी को उसमें यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा वो साथियों एक ही शिफ्ट में एक ही बार में करवा दिया जाएगा। जो 11 फरवरी को साथियों यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी तक साथियों इसकी जो नोटिफिकेशन है वो इसकी डेट नहीं पता पड़ पा रही कि वो आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है कब तक देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।